आज का पाठ है सामाजिक संगठन की प्रक्रियाएं, सहयोग एवं व्यवस्थापन। ठीक है, आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि सामाजिक प्रक्रिया क्या है, सोशल प्रोसेस। तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है जो कि समाज में रहता है और समाज में रहकर अन्य सदस्यों के साथ वो मिलजुल कर काम करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति न तो समाज के अभाव में जीवित रह सकता है और न ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ण कर सकता है। दूसरी और मानव स्वभाव जो है, तो मानव क्या है, ज्यादा लोभी, स्वार्थी और क्रोधी भी होता है। यही वह उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं। हर सभी मनुष्य में ये प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से या एक समूह से दूसरे समूह को अंतः क्रियाएं करने के लिए और प्रेरित करती हैं। ठीक है, जब अंतः क्रियाएं निरंतरता होती रहती हैं तो एक निश्चित परिणाम की ओर यह बढ़ती रहती हैं। ऐसी स्थिति में अंतः क्रियाओं में जो है तो सामाजिक प्रक्रिया क्या कहा जाता है, अंतः क्रियाओं के रूपों में भी होती है, जैसे कि सभी सहयोगात्मक और कभी संघर्षात्मक आदि व्यवस्थापन का संयोजन भी समाज के अंतर्गत किया जाता है। विसेंज जो है एक समाजशास्त्री हैं, उनका कहना है कि समाज की जड़ें सामाजिक अंतः क्रियाओं से ही होती हैं। ठीक है, इसी तरह मैकाई और पेज कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया का तात्पर्य उस ढंग से है जिसमें एक समूह के सदस्यों के मध्य संबंध एक निश्चित रूप प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसी तरह जितने भी समाजशास्त्री हैं उन्होंने समाज का और सामाजिक संगठन की प्रक्रियाओं का अलग अलग विवेचना किया है। अब आप आगे है सामाजिक प्रक्रिया की आवश्यक तत्व एवं विशेषताएं। सामाजिक तत्व एवं विशेषताएं में पहला नंबर है क्रमिक घटनाएं। क्रमिक घटनाएं का अर्थ है कि घटना चाहे कोई भी हो, समाज में जो भी घटनाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए महत्वहीन क्यों न हो, लेकिन उसे सामाजिक प्रक्रिया द्वारा नहीं स्वीकार किया जा सकता है। ये घटनाएं निरंतर घटित होती रहती हैं। ठीक है, ये जो क्रमिक घटनाएं हैं ये कभी नहीं पता चलता कि घटनाएं कब हो गई। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि जो राजीव गांधी की हत्या हुई है, ठीक है, तो राजीव गांधी की हत्या का प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता क्योंकि पहले से ये नहीं हमें मालूम था कि उनकी हत्याएं होने वाली हैं। ठीक है, आतंकवादी द्वारा जो हत्या की जाती है वो क्या हो जाएगी, इसके अंतर्गत क्रमिक घटनाएं के अंतर्गत ये हत्या आती है। फिर दूसरा है घटनाओं के मध्य संबंध होना। घटनाओं के मध्य संबंध होना में है कि समाज में घटित होने वाली सभी प्रकार की घटनाएं सामाजिक प्रक्रिया की श्रेणी में ही आ सकती हैं, नहीं आ सकती, वे मात्र घटनाएं ही कही जाती हैं क्योंकि उनकी प्रकृति जो है तो पर्याप्त मात्रा में अंतर में रहता है और क्षेत्र में भी अंतर हो सकता है, ये जिनकी समान प्रकृति को एक दूसरे के किसी न किसी रूप में संबंधित होती हैं। फिर है निरंतरता। निरंतरता का सामान्य आशय हमेशा सदैव होते रहना, मतलब निरंतर घटनाएं घटित होना, निरंतर कोई भी सामाजिक प्रक्रिया है निरंतर गति से चलते रहना, मतलब हमेशा चलते रहना है ना। जो सामाजिक जैसे परिवार में सहयोगात्मक, समूह में सहयोगात्मक संस्था जिसकी आवश्यकता व्यक्ति की हमेशा बनी रहती है, एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमेशा सहयोग की आवश्यकता बनी रहती है, उसे हम निरंतरता के अंतर्गत लाते हैं। फिर अगला है विशिष्ट परिणाम। विशिष्ट परिणाम सामाजिक घटना का एक महत्वपूर्ण तत्व एवं परिणाम की प्राप्ति है क्योंकि सामाजिक प्रक्रियाएं घटनाएं की श्रृंखला के रूप में होती हैं जिनमें निरंतरता होती रहती है। इसके कुछ परिणाम अवश्य सामने यह आते हैं कि यदि सामाजिक प्रक्रिया की प्रकृति सहयोगात्मक होती है तो परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के एकता, सहयोग और अपनापन की स्थिति का इसमें गुणों का विकास होता है। ठीक है, समाज में संगठन पनपता है और सामाजिक प्रगति होती है। फिर है, ये तो हो गया हमारे क्या सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्व एवं विशेषताएं। ठीक है, फिर अगला हम आपको बताएंगे कि सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार।
सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको हम 2 भागों में विभक्त किए हैं। जो सामाजिक प्रक्रिया उनकी प्रकृति को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सहयोगी सहगामी संगठनात्मक का एकीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएं, और दूसरा है असहयोगी असामाजिक विघटनात्मक पृथक्करण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएं। अब जो है तो प्रथम प्रकार अर्थात सहयोगी प्रक्रिया, जो कि समाज में सहयोग स्थापित निरंतरता प्रदान करती रहती है। ठीक है, व्यवस्थापन समायोजन तथा सात्मीकरण का आत्मसात सामाजिक प्रक्रियाएं आती है। मतलब एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ठीक है, और मान लो कि कोई संस्था है उसमें सहयोग प्रदान करना, ये सब सहयोगी सहगामी संगठनात्मक के अंतर्गत आती है। जबकि द्वितीय प्रकार अर्थात असहयोगी असामाजिक प्रक्रिया जो है तो ईर्ष्या द्वेष घृणा क्रोध हिंसा की प्रवृत्ति को ये बढ़ाती है तथा समाज के जो संगठन है उसको क्या पहुंचती है, ठेस पहुंचती है, और उसमें क्या उत्पन्न होता है, विघटन उत्पन्न होता है ना, उसमें लड़ाई झगड़ा इत्यादि ये उत्पन्न होते हैं। ये हो गया अपना दूसरा प्रकार। फिर है सहयोग का अर्थ और परिभाषा। अब आगे है कि सहयोग है क्या। ठीक है, जैसे कि पहले हम आपको बताए हैं कि मतलब जो व्यक्ति समाज में रहता है तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे के बिना नहीं कर सकता है, उसी प्रकार है सहयोग। मतलब कि सहयोग के बिना ना तो व्यक्ति ना ही समाज में अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है और न एकीकरण और संगठनात्मक की प्रक्रिया भी उत्पन्न होती है। अतः अंतः क्रियाओं के उस रूप को प्रदर्शित करता है जिसमें एक या अनेक सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सामूहिक रूप में प्रयत्न करते हैं और विभिन्न विज्ञानियों और सहयोग इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें आगमन और निम्नकात के अनुसार यह है कि सहयोग का एक रूप वह है जिसमें परिश्रम सामूहिक रूप से किया जाता है और सभी व्यक्ति उसमें काम करते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार वह काम को करता है जिससे विभिन्न कार्य एक सामूहिक सफलता के लिए निर्देशित होते हैं। ये क्या हो गया, सहयोग की परिभाषा। फिर आगे है सहयोग की विशेषताएं। सहयोग की विशेषता में पहला विशेषता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समूहों के संयुक्त होकर कार्य करना सहयोग का प्रमुख आधारभूत विशेषता है। फिर है द्वितीय विशेषता, हम किसे कहते हैं, सहयोग में जो भी व्यक्ति तथा जितने भी व्यक्ति कार्य करते हैं वो सभी एक समान उद्देश्य होता है और उन उद्देश्य को उन्हें संगठित रखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तृतीय विशेषता में हम यह कह सकते हैं कि समान उद्देश्य एक साथ कार्य करने सहयोग करने तथा करने वालों के बीच पारस्परिक प्रेम तथा हम की भावना पाई जाती है। ठीक है, यह समय वृद्धि के साथ साथ भावना में भी वृद्धि होती रहती है। फिर अगला चौथा है कि जो समाज में प्रक्रिया होती है वो चेतन और अचेतन 2 रूपों में विकसित होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार यह प्रक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भी संचालित होती है। फिर अगला 5वां है कि सहयोग की प्रक्रिया एक सतत क्रिया के रूप में संचालित रहती है, जो दूसरे शब्दों में यदि हम इसे गंभीरता से देखें तो यह होगा कि व्यक्ति के प्रत्येक समूह के क्षण किसी न किसी रूप में एक दूसरे के प्रति सहयोग करते रहते हैं और सतत हमेशा मतलब चलने का प्रयास करने वाली प्रक्रिया है ये। फिर अगला है सहयोग एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। समाज में चाहे वो कृषक समाज हो या जनजाति समाज हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, है ना, नगरीय समाज हो, चाहे भारतीय समाज हो, रूस अमेरिका अन्य देश जो हैं, तो समाज के सभी प्रक्रिया क्या है, सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य करते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सामाजिक जीवन में कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि हम एक दूसरे के प्रति कितना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है सहयोग का मुख्य स्रोत क्या है, व्यक्ति की आवश्यकता होती है।
सहयोग व्यक्ति की आवश्यकता जो है थी, इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए व्यक्तियों में परस्पर सहायता, मिलजुल कर कार्य करने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भावना का विकास होता है। फिर अगला है लास्ट, सहयोग की प्रक्रिया अंतिम विशेषता यह है कि सहयोग की आवश्यकता जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम करते हैं तो उसमें व्यक्तियों के संगठित एवं निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। संगठित और निरंतर कोशिश के अभाव में लक्ष्य प्राप्त संभव नहीं होता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें संगठन और सहयोग की आवश्यकता होती है। ये हो गई हमारे सहयोग की विशेषताएं।